हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और वर्क एनर्जी पावर के इस सेकंड लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं एनर्जी को, और एनर्जी क्या होती है, और स्पेशली इसको इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं कि एनर्जी है क्या। वर्क हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में समझ लिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। एनर्जी एंड पावर सब्सक्राइब कर दीजिए जाबिश फिजिक्स। यहाँ से 2 मिटाना था और यहाँ से 1 2 3 मिटाना है। खैर चलिए, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, वर्क समझ लिया था हम लोगों ने, अब बात करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एकदम सिंपल है। एबिलिटी या फिर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एकदम बेसिक हल्का डेफिनेशन है। वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? काम करने के लिए जो चीज चाहिए हमें, या काम करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी। जैसे इसका एग्जांपल अगर ले प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और फिर मान लीजिए छुट्टी का वक्त है और आपने सोचा कि आज मैं घर की सफाई करूंगा, और सुबह सुबह ही लग जाते हैं सफाई करने में। लेकिन 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपको फील होता है कि नहीं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो आप जाते हैं, कुछ एनर्जी ड्रिंक लेते हैं या फिर नाश्ता करते हैं, और वो करने के बाद फिर से आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है, वो पावर मिल जाता है, आप फिर जाते हैं और काम करने लगते हैं। तो काम वो हुआ ये एक्चुअली में, जो आप काम कर रहे थे, मतलब जो आपके अंदर एनर्जी थी, उससे आपने जितना काम हो सका किया। फिर उसके बाद आपके पास एनर्जी नहीं, तो आपने जो इनटेक लिया, जो डाइट लिया है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और वो एनर्जी जैसे ही आपके शरीर में आ गई, आपके बॉडी में आ गई, फिर आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया? काम करना स्टार्ट कर दिया। तो काम करने के लिए जो चीज चाहिए वो क्या है? एनर्जी। एकदम बेसिक बात करेंगे एनर्जी से रिलेटेड। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज सेम एज वर्क। इसका ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, सब कुछ किससे मिलेगा? काम। क्योंकि कन्वर्शन है। एनर्जी क्या है? कन्वर्शन है। काम करना है तो जो चीज चाहिए वो एनर्जी है। मींस एनर्जी ले रहे हैं और काम में तब्दील हो रही है, काम में चेंज हो रहा है, वो एनर्जी हो रही है, वो एनर्जी। तो सारी चीजें वर्क से ही रिलेटेड है। तो इसका ऐसा यूनिट इज सेम एज वर्क। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और जूल। एक और नाम से जानते हैं जो क्या है? जूल। उसके बाद सीजीएस यूनिट क्या है इसका? तो सीजीएस यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्ग। ये सारी चीजें मालूम है। 1 जूल कितना अर्ग के बराबर है? तो 10⁻⁻7 अर्ग के बराबर है। अब बात करते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इसका m1 L2T-2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। एकदम बेसिक चीजें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। m1 L2T-2, ये चीजें हम लोगों ने समझ ली। उसके बाद अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कितने टाइप का होगा? टाइप्स ऑफ वर्क कितने टाइप का होगा? तो वर्क बहुत टाइप का होगा। सबसे पहले बात करें तो लाइट एनर्जी, यहां वर्क नहीं, एनर्जी होगी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी, उसके बाद लाइट एनर्जी, उसके बाद हीट एनर्जी, उसके बाद केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, और डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी आपको देखने को मिलेंगे। मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर में, या हमारा जो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में, उसमें बस काइनेटिक, पोटेंशियल और मैकेनिकल एनर्जी, इस 3 को ही डिस्कस करना है। ये अलग अलग जगह, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चैप्टर्स में
ये सब आपको डिस्कस करना है, ये मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। इन सब को हम लोग इस लेक्चर्स में, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और सब एनर्जीज अलग अलग जगह आप पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी है जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे अर्ग। अर्ग कितना जूल के बराबर होता है, तो 10⁷ जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, तो 4.2 जूल के बराबर होता है। जो जिम वाले होंगे उनको कैलोरी दिमाग में रहता है, इतने कैलोरी बर्न करना है या इतना कैलोरी इनटेक करना है, तो ध्यान में रखें एक कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। और kWh किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर क्या होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने एनर्जी के बराबर होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के पास ये एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की एनर्जी है, ये किलोवाट आवर, ये भी एनर्जी है। एनर्जी का अलग अलग यूनिट है और उसके वैल्यूज क्या क्या है जूल में, ये दिया गया है, ठीक है। अब इतना समझने के बाद हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे अच्छे से, तो इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम लोग समझेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो ये भी आप बहुत हद तक अंडरस्टूड चीज है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट के पास ये एनर्जी होगी, और कब होगी ये एनर्जी तब होगी जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। कैसे सर कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को समझा था। क्या था वो, कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे कि क्रिकेट मैच आप देखते होंगे। क्रिकेट मैच में होता यह है कि जो बॉलर है, उस बॉलर के पास बॉल है और बॉल का कुछ ना कुछ वजन है। और ड्यूस का बॉल आप देखते हैं कि ड्यूस का बॉल ज्यादा वजनदार होता है टेनिस बॉल के कंपटीशन में। तो उस ड्यूस के बॉल को बॉलर फेंकता है 140 की स्पीड से। तो उस बॉल के पास मास है और उस बॉल के पास बॉलर ने फेंक कर उसमें वेलोसिटी दे दी, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी मतलब बॉल में क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। अब मान लीजिए बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और बैट्समैन मिस कर देता है, यू मिस आई हिट, और बॉल जाता है और फिर विकेट से टकराता है और विकेट को जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक करता है, ठीक है। बहुत केस में आप कहिएगा कि मैं कहूंगा कि टकराया और विकेट ऐसे फेंका और उधर चला गया। बहुत जगह होता है कि विकेट पे लगा और विकेट ऐसे टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो आप कहिएगा कि इसका ये वाला हिस्सा तो यही रहा, तो वर्क तो हुआ नहीं। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि वर्क में जो फॉर्मूला होता है, dx, ये dx एक्चुअली में होता है पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मायने रखता है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है। तो क्रिकेट में ये फॉर्मूला पूरे बॉडी से मतलब नहीं है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो वर्क है, नहीं हुआ तो वर्क नहीं है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो इस लेक्चर के बाद आप जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो बॉल के पास स्पीड है 140 की स्पीड से आया और हिट किया और विकेट ऐसे हो गया। तो यहां बॉल ने क्या किया, वर्क डन किया। कैसे, वर्क ने उस विकेट के ऊपर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहले विकेट ऐसे सीधा था, अब ऐसे हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहां पर वर्क डन हुआ है और वर्क डन करने वाला कौन, बॉल। तो बॉल ने काम किया, इसका मतलब बॉल के पास क्या है, क्या रही होगी, एनर्जी रही होगी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो बॉल मोशन में था। तो काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब वो ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में। मोशन की वजह से जो एनर्जी है कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर पॉजेस करे, रखे, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशन को लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी पॉजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ठीक है, ड्यू टू वर्च्यू मतलब होता है गुण, ठीक है, प्रॉपर्टी, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स
मोशन, किसके वजह से उसके पास ये प्रॉपर्टी होगी? मोशन की वजह से। तो हम क्या कहेंगे कि उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, हमने मैग्नीट्यूड, हमने डेफिनेशन समझ लिया कि काइनेटिक एनर्जी है क्या, लेकिन इसके फॉर्मूला को डिराइव कैसे करेंगे? ठीक है, हाफ mv² आपने सुन रखा होगा कि हाफ mv² होता है, लेकिन डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या है? एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास ये एनर्जी होगी कब? जब ऑब्जेक्ट किस में हो? मोशन में हो। और एनर्जी क्या है? वर्क डन। एनर्जी क्या है? वर्क डन। ठीक है, तो यहां पर हम इसके फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं कैसे? ठीक है, वी कैन डिराइव इट्स फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग इसके फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं बाय, कैसे डिराइव करेंगे? देखिए, वी कैन डिराइव इट्स फॉर्मूला बाय फाइंडिंग अमाउंट ऑफ वर्क डन in giving present velocity to an object which is initially at rest। बात समझ में आ रही है कि हम इसके फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन ले लेते हैं कि वर्क डन जो होगा वही काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि एनर्जी क्या लिखा है? इससे पहले हमने क्या समझा कि काइनेटिक जो एनर्जी है वही वर्क डन है, क्योंकि एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो कन्वर्शन एक्चुअली में जो काम उसको करने के लिए जो चीज चाहिए वो क्या है? एनर्जी है। अब देखिए इसको कैसे डिराइव करेंगे? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, काम करना है, वो काम क्या होगा? तो प्रेजेंट वेलोसिटी देना है ऑब्जेक्ट में जो इनिशियली किस में? रेस्ट में। तो आइए इस सिचुएशन को फिगर से देख लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस है, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इस पर एक ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास m है, इस पर हमने फोर्स लगाया फोर्स F लगाया, ये यहां पर रुका हुआ है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। फिर ये यहां पहुंचता है, इसके पास अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है v, लेकिन यहां से यहां आने में इसने कितने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किए? s। अब ये u0 है, लेकिन v यहां पर कुछ ना कुछ है जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां से यहां गया क्योंकि हमने फोर्स लगाया और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट, और इस वर्क की वजह से इसके पास क्या मिल गया? इसके पास क्या आ गया? प्रेजेंट वेलोसिटी। किसके वजह से? फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये वर्क ने इसके अंदर प्रेजेंट वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। अब इस वेलोसिटी, प्रेजेंट वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है, तो इसका क्या होगा? एनर्जी। तो देखिए इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, या फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां पर? s, डिस्प्लेसमेंट है s। तो w बराबर फोर्स की जगह हमने ma लिख दिया इंटू s। ठीक है, टाइमर चल रहा है ना जी, टेंशन हो जाता है बीच बीच में कि पूरा बग दिया, रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। ma, अब देखिए ma, a के जगह हम क्या डाल सकते हैं? ध्यान से देखिए, a के जगह हम क्या डाल सकते हैं? तो a के जगह, ठीक है, a के जगह कुछ नहीं, s के जगह क्या डाल सकते हैं? ठीक है, s के जगह क्या डालेंगे? देखिए एक s के जगह, ये आपने इक्वेशन ऑफ मोशन आपके दिमाग में होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन याद कीजिए, v² बराबर u² प्लस 2as। चूंकि u 0 है, u क्या है इसका? 0, तो u 0 हो गया, तो v² बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2as, तो v² बराबर 2as। तो s के जगह पर v² अपॉन 2a बराबर क्या लिख सकते हैं? s लिख सकते हैं। तो इस s के जगह हम क्या डाल देंगे? v² अपॉन 2a। a से a क्या हो गया? डिचिक। तो w बराबर क्या हो गया? mv² बाई 2। ये जो वर्क हमने किया है, ये वर्क स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क गेट स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी
therefore W is replaced by KE। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया हमें हाफ mv²। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या मिला फॉर्मूला, हाफ mv²। कैसे आया, सिचुएशन आपके सामने है कि हमने कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग प्रेजेंट वेलोसिटी। हम कुछ काम कर रहे हैं, इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको प्रेजेंट वेलोसिटी देने में जो वर्क होगा वही उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो W बराबर ma, डिस्प्लेसमेंट s को डाल दिए v²/2a। कैसे डाला गया वो आपके सामने है, mv²। ये वर्क स्टोर हो गया इसके काइनेटिक एनर्जी में, फॉर्मूला क्या गया, हाफ mv²। तो ये तो जनरल मेथड था। अब हम लोग इसी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे लेकिन कैलकुलस की तरीके से। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट और पाउज जो भी है, ये क्या था, हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करने वाले हैं किस मेथड से, तो कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड क्या है समझिए। ठीक है, कैलकुलस मेथड क्या है, तो देखिए सिचुएशन वही है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग प्रेजेंट वेलोसिटी, सिचुएशन वही है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो चूंकि कैलकुलस है तो dw बराबर f dx। ठीक है, dw बराबर क्या हो जाएगा, f dx। सिचुएशन आपके ध्यान में होगा, ये ब्लॉक, ये सरफेस, ये ब्लॉक, ये इनिशियली रेस्ट में है, फोर्स लगाया गया है f और ये पहुंच गया है यहां पर s। ठीक है, x मान लीजिए, x मानिए, s मानिए, बात है कि, और यहां पर इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस x के लिए एक dx ले लेते हैं। इस पॉइंट पर अगर बात करी जाए, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर बात करी जाए कि इस पॉइंट पर बताइए कि वर्क डन कैसा हुआ। ठीक है, इस पॉइंट पर बताइए, इस स्मॉल सेगमेंट पर बताइए कि वर्क डन कैसा हुआ, तो स्मॉल हुआ, dw बराबर f dx है। तो अब इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा, देखिए dw बराबर f dx। तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, और f के जगह हम क्या डाल सकते हैं। ठीक है, f के जगह हम क्या डाल सकते हैं, तो f के जगह डालेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx। f के जगह ये डाल सकते हैं। ठीक है, f की जगह ये डालेंगे। अभी लिमिट नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कुछ और वैल्यूज आएगा। लिमिट यहां पर आप ये भी सोचकर डाल सकते हैं कि यहां पर हम वेलोसिटी डिराइव करेंगे, हाफ mv²। ठीक है, तो यहां तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की तो बात है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बदल कर किस में आएगा, वेलोसिटी में आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 और फाइनल वेलोसिटी कितना है v। तो इसका लिमिट हो जाएगा u से v। तो जब हमने लिमिट डाल दिया है वेलोसिटी के टर्म में, तो इसको बदलना जरूरी है। अब इसको कैसे बदलेंगे, तो देखिए w बराबर m u से v तक, a को हम क्या लिख सकते हैं, तो a को लिख सकते हैं dv/dt। a को क्या लिख सकते हैं, dv/dt। अब इसका जगह बदल दीजिए, तो u से लेके v तक m dv यहीं पर रहेगा और dx/dt कर देते हैं। मतलब हमने dt के जगह को बदल दिया है। और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो w बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन u से v m dx/dt होता है v। तो ये फाइनली मिल गया हमें dv m इंटू v dv। अब इसका लिमिट भी u से v है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने का तरीका क्या, m बाहर कर देंगे, u से v dv। ठीक है, तो w बराबर m, इसका लिमिट, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1+1/1+1, कहां से कहां तक, u से v तक। ठीक है, तो w बराबर m/2 और ये आ गया v², लिमिट है u से v। तो फॉर्मूला आपको तरीका मालूम है, w बराबर m/2, अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, और चूंकि लोअर लिमिट, चूंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो वो वाला हिस्सा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा हाफ mv²। और आपको पता है ये वर्क स्टोर हो जाएगा एज काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर ke बराबर क्या मिलेगा हमें, हाफ mv²। बात समझ में आ रही है। तो ये कैलकुलस के तरीके से हमने डिराइव किया। अब देखिए इस स्टेप में और उस स्टेप में थोड़ा सा
डिफरेंस है। अगर आपके दिमाग में ये बात आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई तो मैं बता रहा हूं कि इस वाले सिचुएशन में जो हम लोगों ने काम किया था उसमें फोर्स कांस्टेंट था, इस वाले डेरिवेशन में फोर्स कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हमने कैलकुलस यूज किया है। तो दो तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को डिराइव किया, एक फोर्स को कांस्टेंट मान के, एक फोर्स को वेरिएबल मान के। रिजल्ट वही मिला, हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया हाफ mv²। अब इसमें से एक रिजल्ट जो मैं निकालूंगा अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए क्यों, क्योंकि आगे लेक्चर में वो काम आने वाला है। इस रिजल्ट को ये क्या है यहां लिख लेता हूं मैं, W बराबर, याद रखिएगा W बराबर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दूं तो W बराबर हाफ mv² माइनस हाफ mu², हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये रिजल्ट, यही रिजल्ट है, ये आगे के लिए मैंने बचा लिया है क्योंकि आगे जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाऊंगा तो यही एक्सप्रेशन काम देगा। ये एक्सप्रेशन वहां फिर से इतना झोल झपाट ना करना पड़े, इसलिए डायरेक्ट इस स्टेप को निकाल लिया, क्योंकि उस टाइम इतना झोल झपाट करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा। तो ये दो दो दफा ना हो, एक ही दफा में दो काम हो जाए, इस वजह से मैंने इस रिजल्ट को यहां लिख लिया। ये रिजल्ट आया कैसे आप खुद भी निकाल सकते हैं। dw बराबर f dx, f के जगह ma डाल दिया, a को dv/dt कर दिया, dt को इधर डाल के m dv कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है और इसका लिमिट होगा u से v, u को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो 0 जब आ जाएगा तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा हाफ mv²। अगर u 0 नहीं करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसको नोट कीजिए जल्दी, शायद नहीं 100% स्क्रीन से कट गया है इसलिए इसको यहां लिख दे रहा हूं। वैसे आप लोग तेज तर्रार लोग हैं तो आपको पता ही होगा कि यहां क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इधर नहीं ना कट गया आप, ठीक है, कहीं ना कहीं कटने का डर ही रहता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², और यही काइनेटिक एनर्जी यहाँ W है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो दो तरह से हमने इसके प्रूफ को देखा, एक में फोर्स कांस्टेंट लिया और एक में हमने फोर्स को क्या इंटीग्रल यूज किया है, कैलकुलस यूज किया। इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है, फोर्स को वेरिएबल मानकर किया है। तो हमने कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड फोर्स का कांस्टेंट हो या वेरी हो, दोनों ही केसेस में काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला वैलिड है। बात समझ में आ रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ की पॉइंट्स है जो हमें समझना है और जो न्यूमेरिकल्स बनाने में काम देगा। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² होल्ड इवन व्हेन द फोर्स अप्लाइड वेरीज इन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के बाद डॉट देना था, मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है। जो हमने डेरिवेशन किया अभी उसमें एक में फोर्स कांस्टेंट है और एक में फोर्स वेरिएबल है, और उसी बात को हमने यहां लिख दिया कि हाफ mv² होल्ड करेगा हर जगह। इवन फोर्स अप्लाइड जो है वो वेरी करे मैग्नीट्यूड में या फिर डायरेक्शन में। ठीक है, इस वजह से हेंस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज वैलिड, ये वैलिड है इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द बॉडी एक्वायर वेलोसिटी। मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² को इससे कोई लेना देना नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी को कैसे एक्वायर किया, कैसे गेन किया, इससे इसका इस फॉर्मूला का कोई लेना देना नहीं है, और ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो चाहे फोर्स वेरिएबल हो। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी निगेटिव। ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है, अब इसको थोड़ा हम लोग अपने लेक्चर को रिवाइंड करें तो मैंने आपसे कहा था कि एनर्जी की डिफिनेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ ये एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, फोन बज गया है। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आईफोन का रिंगटोन नहीं, ठीक है, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो काम करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं यार, भूल गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन,
कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी और वर्क क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और वर्क जब मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में तो मैंने बताया था कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क निगेटिव भी हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, या आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते थे कि सर जब वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और आप खुद ही कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्शन है वर्क से, और आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया इसमें भी W लिखते आए और लास्ट में काइनेटिक एनर्जी कर दिया हाफ mv², तो यहां भी तो W ही है। तो ये फिर इसे भी तो वर्क के अकॉर्डिंग पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है, जीरो हो सकता है, ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, या इसमें एक चीज और मिला सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज, या ऑलवेज हटाकर ये लिख सकते हैं कि में जीरो और पॉजिटिव, बट इट कैन नेवर बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये कैसे हो रहा है कि जो वर्क है वो तीनों है लेकिन ये दो है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो आइए इसको समझते हैं। ये इंटीग्रेशन वाला इसे मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। इस चीज को थोड़ा समझते हैं कि कैसे ये पॉजिटिव है और निगेटिव नहीं हो सकता, और जीरो है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। तो आइए देखिए फॉर्मूला से ही इसके बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। तो अब आप ध्यान से देखिए, m क्या है, मास, m क्या है, मास। और आपको पता है कि मास हमेशा क्या होगा, मास क्या है, मेजरमेंट ऑफ मैटर, मैटर का मेजरमेंट है, और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक इस फॉर्मूला का एक हिस्सा पॉजिटिव, और v पर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। v पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अगर हम v को जीरो कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर हम v को पॉजिटिव कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम v को निगेटिव कर दें तो भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दूसरा की पॉइंट भी समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा जो हिस्सा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन किस पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वर्क जो है वो फ्रेम पर डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करके फील कराया था कि कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। सिमिलरली उसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अब आप कहिएगा कि सर कैसे काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, इसको थोड़ा इलेबोरेट कीजिएगा क्या? तो मैं कर दे रहा हूं, बेफिक्र रहें आप। देखिए यहां पर जैसे एक एग्जांपल लूं कि एक जिसको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला जो मैंने एग्जांपल लेके समझाया था उसी को ले लेता हूं। ये एक ट्रक है, ये एक ट्रक है, इस पर कोई बंदा बैठा है, खड़ा है, जो भी है। इसका मास कितना है, m, और ट्रक जा रही है v वेलोसिटी से। ठीक है, बंदा इसका इस ट्रक पर खड़ा है, ये ट्रक जा रही है v वेलोसिटी से। ठीक है, एक ऑब्जर्वर यहां है ग्राउंड पर, एक ऑब्जर्वर यहां ग्राउंड है, तो ये gf। ठीक है, ये क्या है, gf, गर्लफ्रेंड नहीं है ये, gf मींस ग्राउंड फ्रेम। ध्यान से, gf मींस ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से इसको देख रहा है। तो इसके लिए इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv²। इसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका एनर्जी कितना होगा, m, और v हाफ mv²। लेकिन अगर कोई बंदा यहां यहीं पर है, और उस बंदे को चेंज कर देता हूं मैं कलर से, कोई बंदा यहीं पर है, ठीक है, इसके लिए, इस ब्लैक वाले के लिए ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये उसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर बैठा हुआ है। तो इसके लिए ये किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे है तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, और ऑब्जर्वर अगर खुद उस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो बात समझ में आ रही है। ये की पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाला हूं। इसमें अगर कोई भी डाउट है बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। फोर्स
ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। दो चीजें और समझनी है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ रहा है ना अर्शिल की पॉइंट्स में कोई दिक्कत? लग रहा है भिगाना पड़ेगा फिर से। चलिए आइए देखिए, अब आगे बढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का ये वाला जो हम लोगों ने हिस्सा निकाला था उस डेरिवेशन से, अब इसका थोड़ा यूज कर लिया जाए। चूंकि हमने इसको इधर ही लिखा है तो इसको इधर ही समझ लेते हैं। टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम एकदम आसान सा मुद्दा है, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन is equal to change in काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि काम जो होगा वो बराबर होगा किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? तो वही जो कैलकुलस वाला तरीका किया था उसी को दोबारा करेंगे और रिजल्ट तक पहुंचेंगे। और रिजल्ट हमारा यहां मैंने पहले ही लिख लिया है, लेक्चर में आप बने हुए तो आपको मालूम ही है कि ये रिजल्ट आया था और मैंने कहा था फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर अब आ गया, फ्यूचर अब प्रेजेंट हो गया। ये इक्वेशन हमने लिख लिया, इसको प्रूफ कर सकते हैं उसी तरीके से। तो यहां लिख सकते हैं दैट इज W बराबर हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो W बराबर हाफ mv स्क्वायर क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा के ई। बात समझ में आ रही है? यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। इन सब पर क्वेश्चन बनने वाला है, इन सब पर क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए ध्यान में बैठाते चलिएगा। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? ठीक है, अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। इस दोनों के बीच में, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमें क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। टाइमर चल रहा है ना? ठीक है, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो हम जानते हैं, वी नो डैट, क्या हमें मालूम है? वी नो डैट, हमें क्या पता है? तो मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। अब इसमें रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए नाउ रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, और एक काम करेंगे, m से इंटू और m से डिवाइड दे देंगे। m से इंटू और m से डिवाइड जब दे देंगे तो क्या मिलेगा हमें? काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ k से दिखा रहे हैं। ठीक है, k डॉट ही लिखते लिखते थक गया हूं, इसलिए सिर्फ k बराबर क्या हो जाएगा? हाफ m इंटू m क्या हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। अब आप देखें तो k बराबर हाफ m, क्या m v को इसको ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। m स्क्वायर v स्क्वायर को mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो k बराबर 2m, और mv क्या है? mv क्या है? मोमेंटम। तो यहां डाल देंगे p का स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला? k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m। ये रिलेशन है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंटम बराबर रूट अंडर k 2m। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम लोगों ने समझ लिया।
उसके बाद रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोगों ने समझ लिया, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी भी समझ लिया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को भी समझ लिया है। तो फटाक से इसको नोट करो क्योंकि क्वेश्चंस करने का वक्त आ गया है, जल्दी से। इतने फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़ लिया है इस लेक्चर में। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बराबर डेल्टा के ई। उसके बाद रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम के बराबर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, या मोमेंटम बराबर रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। यहां पर कुछ चीजें वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में मैं बता दूं कि इसको जो हम लोगों ने डिराइव किया था, वो डिराइव एक्चुअली में कैसे किया था वो मैंने बताया है कि dw बराबर, ठीक है, dw को इंटीग्रेट किया किसको, f dx, ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट किया था तो ये रिजल्ट मिला हम लोगों को। उसके बाद ये W बराबर डेल्टा के ई जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको कुछ पॉइंट इसका समझना है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर वर्क डन निगेटिव है, अगर वर्क डन निगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। वर्क डन अगर पॉजिटिव है, यहां मैं लिख दे रहा हूं इसका ताकि आप समझ सको, ठीक है। अगर वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन इज पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, एरो ऊपर की तरफ इंक्रीज। अगर वर्क डन निगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। उसके बाद यहां जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसमें ये सब के लिए काम करेगा, ठीक है, सारे फोर्सेस के लिए काम करेगा। इट वर्क्स फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस कहने का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहते हैं जिसके लिए जो पोजीशन पे डिपेंड करता हो, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, जिस फोर्स के लिए आप काम कीजिए और वह काम पोजीशन पे डिपेंड करता हो, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। फोर्स कंजर्वेटिव हो या फिर फोर्स क्या ऐसा हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। नॉन कंजर्वेटिव मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ पे डिपेंड करता हो, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता हो। इंटरनल फोर्स हो या फिर एक्सटर्नल फोर्स हो, कट रहा है क्या, इंटरनल फोर्स हो या फिर एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स, सब के लिए काम करेगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, वर्क डन निगेटिव तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। ये सारे फोर्सेस के लिए काम करेगा, भले ही वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स दिया हो, नॉन कंजर्वेटिव दिया हो, और इंटरनल फोर्स दिया, एक्सटर्नल फोर्स दिया, कोई भी फोर्स दिया हो, ये वर्क एनर्जी थ्योरम वहां पर आप लगा सकते हैं। आइए अब दो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास यहां है और एक क्वेश्चन यहां है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दो टाइप हम देख लेते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि इसी से रिलेटेड और इसी टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। यहां पर क्या है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। डेट टू स्टॉप, वो एक रोक देगा, स्टॉप एक कार को रोक देगा जिसका वजन कितना है 500 केजी, वजन कितना है 500 केजी, इन ए डिस्टेंस ऑफ, कितने दूरी में, तो 25 मीटर की दूरी में उसे रोक देगा। अगर उसका इनिशियल स्पीड कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये कैसे बनेगा। फॉर्मूलाज हमारे सामने है, 3 फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स और रोक देगा मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी 0, रोक देगा मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी 0, और साफ साफ लिख रहा है कि इनिशियल स्पीड इतना है। तो फाइनल वेलोसिटी दिया है इनिशियल, आइए इसको लिख देते हैं, गिवन u कितना 0, v कितना तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको अगर हम चेंज करें तो 72 गुने 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यस, v0 u 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो u और कितने देर में 3600 सेकेंड,
तो 2 0 से 2 0 गया, 36 दूनी 72, तो कितना गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो u मालूम है, v मालूम है, उसके बाद मास कितना दे रहा है 500, वेइंग 500 kg। आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी दे रहा है और आपसे पूछ रहा है फोर्स निकालिए। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला हमारे नजर के सामने है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां भी वेलोसिटी 20 से 0 हुई है, इसका मतलब यहां भी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव हुआ है। एक ही फॉर्मूला दिख रहा है, ये उसको लगाते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी वेट मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन का क्या होता है, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ठीक है अब देखिए हाफ m कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा v² माइनस u²। तो w बराबर हाफ m, v चूंकि 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। तो w बराबर कितना आ गया हाफ m कितना है 500 kg इंटू माइनस 400। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इससे तो वर्क निकल जाएगा, लेकिन पूछ रहा है फोर्स। तो थोड़ा अपनी दिमाग की बत्ती जलाइए और वर्क के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्क के जगह पर लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ 500 इंटू माइनस 400, तो F इंटू एस के जगह क्या डाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना 25 मीटर, 25 गुने हाफ इंटू 500 इंटू माइनस 400। तो 25 से 500 जाएगा 20 बार में, 2 से 20 जाएगा 10 बार में। तो रिजल्ट आ गया, फ्रिक्शन निकल कर आ गया है, एफ लेके चलें तो एफ ही चलो, फ्रिक्शन आ गया है कितना 400 गुने 10 कितना आ गया माइनस 4000 न्यूटन। माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्यों आ गया फोर्स, माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये अपोजिट लग रहा है, रोकने का काम कर रहा है, इस वजह से माइनस आया। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना है 4000 न्यूटन। तो पहला सवाल हमने बना लिया है। इसी तरह का क्वेश्चन देगा, क्या दे सकता है कि एक गोली चली है और गोली ने पेड़ के तना को इतना छेद दिया है और छेदने के बाद जब उधर निकला तो उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई है, तो बताइए कि उसके वर्क डन कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको नोट कीजिए ताकि मैं लीनियर मोमेंटम वाला एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर सकूं और आपको आइडिया दे सकूं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और कौन से फॉर्मूला को लगाना है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व किया जाए इसे। कह रहा है लीनियर मोमेंटम एक बॉडी का इंक्रीज हो जाता है 10% से, बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। ये क्वेश्चन है, यहां पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले लीनियर मोमेंटम, तो चूंकि यहां पर कह रहा है कि इतना इंक्रीज हुआ है, तो बताइए कि वो कितना इंक्रीज, तो इंक्रीज हुआ है इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू रही होगी और कुछ ना कुछ फाइनल वैल्यू रही होगी। तो इसको दो हिस्से में काम करते हैं। पहला हिस्सा लेते हैं इनिशियल वाला, तो सबसे पहले इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम मान लेते हैं कितना है, मास इंटू वेलोसिटी mu। ठीक है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, यही फॉर्म, ये क्वेश्चन है, इसको घेर दो। ठीक है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो गया mu। अब दूसरी चीज क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mu²। तो इनिशियल मोमेंटम लिख लिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लिया। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन, तो इसको अब यहां यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, तो KI मतलब इनिशियल, फॉर्मूला डाल दो पहले, p²/2m। तो KI बराबर इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, यहां I डाल दिया, तो KI क्या हुआ, KI PI के जगह इनिशियल लीनियर मोमेंटम दैट इज PI और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज KI, ये क्या है m, तो ये हो जाएगा m² u² by 2m।
तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया किसके किसके बीच में, इनिशियल लीनियर मोमेंटम और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमने रिलेशन निकाल लिया। अब अगला हिस्सा क्या कहता है कि लीनियर मोमेंटम बढ़ गया है कितना से, 10% से, तो हम निकालेंगे अब इंक्रीज्ड लीनियर मोमेंटम। इंक्रीज्ड लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो ये आपने, ये जो प्रोसेस मैं लगा रहा हूं, ये आपने 8वां क्लास में प्रॉफिट लॉस बनाया होगा मैथ्स में, तो वही चीज है, ठीक है। इनिशियल कितना है mu प्लस कितना बढ़ गया, 10% ऑफ mu। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, mu प्लस 10 अपॉन 100 mu। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 एलसीएम 100 हो जाएगा, 100 110 कितना आएगा, 110 mu बाई 100, ठीक है, 110 mu बाई 100, कटा नहीं ना, ठीक है, 110 mu बाई 100, ये आपका आ गया इंक्रीज्ड मोमेंटम। तो इसको हम फाइनल मोमेंटम कह सकते हैं, pf फाइनल मोमेंटम। अब क्या करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ लीनियर मोमेंटम निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाला और फिर उसके बाद दोनों को रिलेट कर दिया, तो यहां भी हम वही काम करेंगे। तो मोमेंटम हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे रिलेशन नाउ, ठीक है, निकाल लेना है। तो kf क्या हो जाएगा, kf हो जाएगा pf का स्क्वायर अपॉन 2m। तो kf बराबर pf क्या है, pf यही है, तो डायरेक्ट डाल दीजिए 110 mu बाई 100 इसका होल स्क्वायर इंटू 1/2m, ठीक है, 1/2m। ये हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है। कह रहा है कितना चेंज हुआ, तो अब चेंज निकालने के लिए हम दोनों का क्या निकालेंगे, नाउ डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। नाउ डेल्टा के कितना चेंज हुआ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना है 110 mu बाई 100 का होल स्क्वायर 1/2m में से घटा दो किसको, m स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2m। अब कैलकुलेशन आसान है, दोनों में से देखिए इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो m का भी स्क्वायर हो जाएगा, u का भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में से m स्क्वायर u स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो m स्क्वायर u स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं और नीचे में से दोनों में से 2m कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, 110 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121 पे 2 0 बाई 10,000 माइनस ये यहां का सारा हिस्सा तो कॉमन हो गया है, ये सारे का सारा हिस्सा हमने कॉमन कर लिया, तो यहां क्या बचेगा 1, और 1 को जब 10,000 से इंटू कीजिएगा तो 10,000। अब इसका रिजल्ट यहां क्या आ जाएगा, देखिए m स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2m इंटू 121 में से ये कितना आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा, सॉरी 2100 आएगा, ठीक है, 2100 अपॉन कितना आ गया 10,000, 2 0 से 2 0 डिचिक हो गया। तो डेल्टा के कितना निकल कर आया, m स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2m इंटू 21। अब हमें क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो परसेंटेज का फॉर्मूला आपने वही 8वां क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है, चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100, चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज कितना आया, कितना चेंज आया, तो चेंज को लिख दीजिए m स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2m इंटू 21 अपॉन 100, ठीक है, ये 100 अपॉन 100, ये हमने चेंज लिख दिया। ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल ये है ओरिजिनल ये है, ठीक है, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ये है, तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी को यहां लिखेंगे, चूंकि ओरिजिनल डिवाइड में है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2m ऊपर जाएगा और m स्क्वायर u स्क्वायर नीचे आएगा इंटू 100। अब देखिए कौन कौन कटने वाला है, तो 2m से 2m डिचिक m स्क्वायर u स्क्वायर से डिचिक बच गया क्या, 100 से 100 डिचिक बचा क्या बच गया, 21% इज दी आंसर। तो तरीका आपको समझ में आया होगा, इनिशियल निकाल लेना एनर्जी, काइनेटिक मोमेंटम और उसको रिलेट कर देना उस फॉर्मूला से, फिर फाइनल निकाल कर रिलेट कर देना उस फॉर्मूला से इनिशियल और काइनेटिक को, इनिशियल और फाइनल को डिवाइड माइनस करके चेंज निकाल दीजिए, इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। ये फॉर्मूला काम देगा बहुत जगह, 8वां क्लास में आप पढ़े होंगे इस फॉर्मूला को, परसेंटेज निकालने का, उस पर बैठा देना है। बात समझ में आ रही है?
तो इस लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर लिया अच्छे से, वर्क एनर्जी थ्योरम भी उसी से समझ लिया, उसके बाद फिर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को भी समझ लिया। तो बेहतरीन तरीके से ये दिमाग में आपके घुस गया होगा अगर आपने एंड तक देखा है तो। और बहुत बहुत शुक्रिया एंड तक देखने के लिए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रिकमेंड करें और फिजिक्स के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को इसी तरह लेते रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।